हाँ जी, जो अगला तरीका है हमारे पास जिससे हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर कर सकते हैं, वो है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन को अगर मुझे समझाना हो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास में है, वो है बच्चों मिश्री। आपने देखी होगी मिश्री कैसे सॉलिड होती है एकदम। मिश्री बनती कैसे है? चाशनी से। चाशनी का मतलब है आपने शुगर लिया, वाटर लिया, डिसॉल्व कर दिया। अब आप इस मिक्सचर को, सॉल्यूशन को बच्चों गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो पानी है वो तो इवोपरेट होने लग जाएगा, और पीछे एक डेंस कॉन्सेंट्रेटेड आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम एकदम स्टिकी, एकदम चिपचिपा, जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। फिर आप अगर इसे सडनली ठंडा कर दें, तो ठंडा करते ही वहां पर मिश्री या चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो ऐसा करने से बस कुछ भी नहीं है, इवेपोरेशन जैसा ही है, बस आपको क्या करना है, मिक्सचर को सडनली कूल डाउन कर देना है, ठंडा और कर देना है। तो क्रिस्टलाइजेशन देखिएगा, substances which are soluble, substances which are soluble in a liquid solvent, in a liquid solvent can be separated by crystallization, can be separated by crystallization, crystallization, full stop। अगली लाइन से लिखिएगा, in this method mixture is heated, mixture is heated to make it to make it concentrated, to make it concentrated, and suddenly it is it is cools down so that the crystals so that the crystals of the solid component can be prepared, can be prepared। एग्जाम्पल इसके अंदर हो जाएगा बच्चों, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, प्लस वाटर, या फिर दूसरा एग्जाम्पल, सल्फर सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड SULPHIDE, सल्फाइड CS2। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्सचर को फिर हम लोग बच्चों गर्म करते हैं, गर्म करने से पानी वेपराइज हो जाता है, और जब एक डेंस लिक्विड अपने पास में बच जाता है तो हम लोग उसे ठंडा करके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को बना लेते हैं। एक और तरीका है, लास्ट तरीका है बच्चों, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मान लो आयरन फिलिंग्स, लोहे के जो छोटे छोटे एकदम टुकड़े हैं वो मिट्टी में मिल गए हैं। अब आप क्या करें, आप चाहते हैं कि वो मिट्टी से अलग हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा मैग्नेट लेके आते हैं और उसको उस मिक्सचर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं।
क्योंकि आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो सारी की सारी आयरन फिलिंग्स उस मैग्नेट से चिपक जाएंगी और ऐसे आप क्या कर देंगे, उसे सैंड मिट्टी से सेपरेट कर देंगे। तो छोटा सा ये एकदम मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें लिखिएगा इन दिस मेथड a huge HUGE, a huge magnet is used, huge magnet is used to attract the magnetic substance from non-magnetic substance. Example, iron plus sand plus sand. अब बच्चों आप लोग अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 22, इसकी मैं बात कर रहा हूं, पेज नंबर 22, जिसमें 2.3.7 एक हेडिंग है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से अगर आपको गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी गैसेस को अलग करना हो तो हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। एक फ्लो चार्ट आपके सामने बना होगा, जिसमें देखो क्या लिखा है, एयर जो है उसे सबसे पहले कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस का मतलब यह है बच्चों, एयर के ऊपर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो लगाया जाता है, और साथ में इसे ठंडा भी किया जाता है, टेम्परेचर जो है वो हम लोग एकदम कम कर देते हैं। जब बच्चों प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर कम होता है, तब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ जो एयर जो गैसियस स्टेट में थी, अब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी लिक्विड एयर। अब आपको क्या करना है, इस लिक्विड एयर को एक सेपरेट चैम्बर के अंदर ले जाना है और वहां इसे जेंटली हीट देना है, मतलब बहुत स्लोली स्लोली इसे गर्म करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। जब आप ऐसा करेंगे तो वापस क्या होगा बच्चों, वापस लिक्विड से गैसेस बनना शुरू होंगी, पर इन गैसेस की डेंसिटी जो है वो क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। तो ये सारी गैसेस डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाती हैं। जैसे सबसे ऊपर आपको वो गैस मिलेगी जो सबसे हल्की होगी, मतलब जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, और सबसे नीचे आपको वो गैस मिलेगी जिसकी डेंसिटी जो है बच्चों सबसे ज्यादा होगी। तो आपको एक टेबल भी दे रखी है जिसमें बता रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का, और परसेंट एयर बाय वॉल्यूम, मतलब अगर आपने टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस दिया तो आपको जो ऑक्सीजन मिलेगी एयर से वो होगी 20.9%। अगर -186 आपने रखा तो आपको 0.9% आर्गन, और -196 आपने रखा तो 78.1% आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है और ये जो टेबल है साथ में ये बनानी है। लिक्विड, क्या कह रहे हो राहुल, जैसे ऑक्सीजन गैस को लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से लिक्विड ऑक्सीजन बना सकते हैं? नहीं नहीं, ये अलग चीज है। लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन नहीं बना रहे हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सिर्फ एयर से अलग कर रहे हैं, दोनों को पहले लिक्विफाई कर दिया, सभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब जब आप हीट देंगे तो ये सभी लिक्विड अब धीमे धीमे फिर से गैसेस बनेंगे, पर अलग अलग टेम्परेचर पर आपको अलग अलग गैसेस मिलेंगी। जैसे कि यहाँ टेबल में दे रखा है -183 डिग्री सेल्सियस रखा तो 20.9% आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, पर अगर आपने -196 कर दिया तो आपको 78.1% जो है वो नाइट्रोजन
मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों पेज टर्न अगर आप करेंगे, पेज नंबर 24 की बात कर रहा हूं, उसमें वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर जो है वो आपके लिए दे रखा है, वो कैसे काम करता है ये डायग्राम भी आपको बनाना है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले रिजर्वॉयर मतलब डैम, ठीक है, एक बांध, जैसे कि हमारे जयपुर के आसपास आप देखेंगे बीसलपुर जो है वो डैम है, वहां से पाइपलाइंस के थ्रू पानी जो है आता है। जब वो वाटर टैंक्स वगैरह तक आता है तब सबसे पहले जिस टैंक में उसे भेजा जाता है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर बच्चों जो बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो होते हैं वो सबके सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे जम जाते हैं, और ऊपर जो है पानी और मिट्टी वगैरह की इसकी गंदगी रह जाती है। अब आगे इसे पाइप्स के थ्रू लोडिंग टैंक के अंदर पास किया जाता है, क्योंकि पत्थर वगैरह तो पीछे रह गए, पर अभी भी उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी फिजिकल इंप्योरिटी, बहुत सारी गंदगी है। यहाँ लोडिंग टैंक के अंदर इसे रखा जाएगा पानी को, ताकि जो और थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो रह गए हैं बचे कुचे, वो भी नीचे सेटल डाउन हो जाए और पानी जो है वो ऊपर रह जाता है। फिर इस पानी को फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर पास किया जाता है, जहां इसे फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। अगर फिर भी कुछ इंप्योरिटी मिट्टी वगैरह की या कि कोई और फिजिकल इंप्योरिटी गंदगी वगैरह रह गई हो तो फिल्ट्रेशन से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जिसमें छोटे बड़े पत्थर जो है वो नीचे जम जाते हैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग, और फिर पाइप्स के थ्रू इसे निकाल करके जो आपको दिखती है पानी की टंकी जो बड़ी सी, वहां उसमें स्टोर किया जाता है। और इसके अंदर बच्चों डाला जाता है क्लोरीन, देखो लिखा होगा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये जर्म्स और जो बैक्टीरिया हैं उनको मार देता है, उनको किल कर देता है, ताकि पानी जो है वो पीने लायक हो जाए। और जब ये क्लोरीन बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है, उसके बाद में ही ये पानी जो है बच्चों वो हमारे घरों तक पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचता है। तो ये डायग्राम भी आपको बच्चों बना लेना है, जगह छोड़ देनी है। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है अपने पास में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंज आपके बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए, जैसे कि पेपर को अगर आप फाड़ दो तो पेपर की लंबाई चौड़ाई जो होगी या वेट वगैरह जो है वो सब चेंज हो जाएगा, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। या फिर पेपर के ऊपर आप ब्लैक कलर कर दो तो उसका कलर चेंज हो गया, कलर भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। पर अगर आप बच्चों पेपर को जला दो तो क्या होगा, आपको शायद पता हो कि जलने का मतलब है रिएक्शन विद O2 ऑक्सीजन। कोई भी चीज तभी जलती है जब ऑक्सीजन गैस उसे मिले, तो अगर कोई चीज जल रही है मतलब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रही है। जब अपन पेपर को जलाते हैं तो पेपर केमिकली कार्बन का बना होता है, तो यहाँ कार्बन जो है O2, जलने का मतलब O2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करना, तो ये कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके बना देता है CO2। तो ये यहाँ एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि बच्चों पेपर को जब तुमने फाड़ा तो पेपर पहले कार्बन का बना हुआ था, फाड़ने के बाद पेपर किसका बना हुआ है, अभी भी तो कार्बन ही है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है। पर जब तुमने जला दिया तो जो कार्बन था अब वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो गया। पेपर को फाड़ा तो वो पेपर ही रहा, कोई नई चीज नहीं बनी। पर अगर तो तुम उसे जला दोगे तो कार्बन पेपर जो है वो CO2 बन जाएगा, वहां नई चीज जो है, न्यू प्रोडक्ट जो है बच्चों वो बन जाएगा। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है, जैसे कि आप एक रबर बैंड को लो, उसको खींचो तो आप देखोगे उसकी लेंथ लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी। पर जैसे ही तुम वापस उसे छोड़ दो, मतलब फोर्स जो तुमने लगाया था वो फोर्स हटा दो,
तो वो फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे पहला था, तो मतलब उलट गया, रिवर्स हो गया। पर केमिकल चेंज की बात करें तो कार्बन को तुमने जलाया, CO2 बनाया, अब तुम CO2 को वापस से कार्बन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जनरली फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो आपको 2-3 डिफरेंसेस लिखने हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में। जैसे बोर्ड पर मैंने टेबल बना रखी है, आप लोग भी बना लीजिए। 2-3 ही लिखेंगे हम लोग इसमें एग्जांपल्स के अलावा, फिजिकल चेंज और एक तरफ केमिकल चेंज। फिजिकल और एक तरफ केमिकल चेंज। फिजिकल में बच्चों फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फिजिकल चेंज के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if change takes place, if change takes place only in physical properties, only in physical properties like color, comma, hardness, comma, physical state, etc. Then it is called physical change. Then it is called physical change. और उसमें हो जाएगा if change takes place in chemical properties, if change takes place in chemical properties, then it is called chemical change. फिर सेकंड पॉइंट, जैसा मैंने आपको समझाया कि भाई अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती। लिखिएगा, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और केमिकल में हो जाएगा न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल में लिखिएगा अगला पॉइंट, जनरली इट इज रिवर्सिबल, जनरली इट इज रिवर्सिबल। और केमिकल में हो जाएगा बच्चों जनरली इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो पेज नंबर 24 पर जो लास्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं ब्लू कलर से, उससे पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आपको केमिकल चेंज के लिए लिख देना है C और फिजिकल चेंज के लिए आपको लिखना है P। ठीक है, तो क्या लगता है कटिंग ऑफ ट्रीज C है या फिर P है, केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? फिजिकल। ठीक है। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर का पिघलना फिजिकल चेंज है, क्योंकि बटर पिघल के लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, पर अभी भी तो बटर ही है, ऐसा थोड़ी कि घी बन गया होगा, बटर ही है। अगला है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, जो हमारी अलमीरा अलमारी वगैरह में जो जंग लग जाती है, वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ अलमीरा, C और P क्या है? जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, C केमिकल चेंज है। अगला है अपने पास है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम,
वाटर का बॉयल होकर के स्टीम बनना, बिल्कुल फिजिकल चेंज है, एकदम सही। अगला है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ये क्या है? तुमने पानी में करंट पास करा और ऐसा करने से H2O टूट गया और अब H2O किस में कन्वर्ट हो गया? H2 और O2 में। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि अब H2O नहीं रहा, वो बन गया है H2 एंड O2। ये केमिकल चेंज है। अगला है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये क्या है? नमक का पानी में घुलना, फिजिकल फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेस्ट चेंज होगा। अगला मेकिंग अ फ्रूट सैलेड फ्रॉम रॉ फ्रूट्स, जो भी आपके पास में रॉ फ्रूट्स हैं उनसे फ्रूट सैलेड बनाना, ये क्या है? फिजिकल है केमिकल? भाई एप्पल है, तुम उसे काट रहे हो, काटने के बाद में पपीता थोड़ी बन जाएगा, एप्पल ही है ना, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज है। और लास्ट बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बताइए पेपर और लकड़ी का जलना केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, शायद इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की डेफिनेशन शायद नहीं लिखवाई है, तो आप वो लिख लीजिए, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखो, a solution in which no more solute can be added, a solution in which no more solute can be added or dissolved is called saturated solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे तुम देखोगे एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, पर शायद चौथी चम्मच चीनी जो है वो डिसॉल्व ना हो। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है तुम्हारा वो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अनसैचुरेटेड में आप सिर्फ जो आपने लिखा है ना, नो मोर सॉल्यूट, उसकी जगह आ जाएगा मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, बस नो हट जाएगा, बाकी एज इट इज डेफिनेशन रह जाएगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। भाई हीट देने पर तो अंतर आएगा ही ना, टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा घुलने लगेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है, पर अभी भी हमारे पास में थोड़ा टाइम है, तो हम लोग जरा इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलो कमेंट करो, बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है उसका क्या आंसर होना चाहिए? किस मेथड से आप सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हो उसके वाटर सॉल्यूशन से? ठीक है, कृष्णव का जवाब सही है, इवेपोरेशन से। नमक और पानी को अलग करते हैं ना अपन, इवेपोरेशन से पानी उड़ जाता है, पीछे नमक रह जाता है। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अलग करना है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अलग करना है, कैसे करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन से नहीं करेंगे भाई, सब्लिमेशन से करेंगे। सब्लिमेशन खोल के देखना,
अगला, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। बताओ। ऐसा नहीं लिखा है कि मेटल मैग्नेटिक है। भाई तेल में मेटल के टुकड़े गिर जाए तो कैसे तुम उसको अलग करोगे? फिल्ट्रेशन से छान के अलग कर लोगे। अगला है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। पिगमेंट का मतलब होता है बच्चों कलरफुल सब्सटेंस, जैसे हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल। कलरफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए कौन सा तरीका बताया था? हाँ जी, क्रोमेटोग्राफी। अगला है बटर फ्रॉम कर्ड। दही से घी, बटर वगैरह जो है उसे कैसे अलग किया जा सकता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला है ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल। अगला है टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय पत्ती को चाय से कैसे अलग करते हो तुम? फिल्ट्रेशन। फिर है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। कैसे धान से गेहूं को अलग करते हो? ये एसएसटी का क्वेश्चन है। विनोइंग। विनोइंग, विनोइंग से अलग करते हैं। और आखिरी है फाइन मड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर। अगर मिट्टी के पार्टिकल पानी में तैर रहे हैं तो कैसे अलग करोगे? फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम लोग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों, क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। ये चैप्टर भी जो है अपना ओवर हो गया है और आई थिंक अपनी केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये तो कंटिन्यूटी में हमने कर लिए। इसके अलावा 7, 8, 9 और 10 ये चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें बच्चों आपके पास केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। फिजिक्स के 2 चैप्टर बाकी हैं, वर्क एंड एनर्जी और साउंड। बायोलॉजी में हम लोग 2 बड़े बड़े चैप्टर्स को कर चुके हैं। अगला हम लोग फिजिक्स का ही चैप्टर करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, इसमें आपकी नोट्स तो बनेंगे ही पर कई जगह पर आपकी बुक्स जो हैं वो भी काम आएंगी, जहां डायग्राम या फिर कुछ टॉपिक्स अंडरलाइन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।